जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। अफसोसनाक आज एक ख़बर जो हम सब तक पहुंची, आप सुन भी चुके होंगे। वैसे तो शहीद फ़ख्र होते हैं किसी भी कौम का, और ये एज़ाज़ हासिल है पाकिस्तान की इस धरती को। ये बनाया भी शहीदों ने, ये इसको तरतीब भी दिया शहीदों ने, और फिर जब बन गया तो दुश्मन की बड़ी नज़र रही। 48 की जंग से शुरू हों, कारगिल के पहाड़ों तक जाएं, या फरवरी 2019 में हमारी फ़िज़ाइया के जवानों को देखें, तो दुश्मन हम पर हमेशा बुरी नज़र रखे होता है और उसको हमेशा काउंटर किया है। हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने, वो फ़िज़ाइया के हों, वो बहरिया के हों, वो पाकिस्तान आर्मी के जवान हों, और ना सिर्फ दुश्मन से लड़े बल्कि उनसे भी लड़े जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तानी हैं मगर दहशतगर्द हैं। ये सबसे मुश्किल जंग थी जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की पुलिस और दीगर इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो बड़े भरपूर अंदाज से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि 2 दहाइयों की बेतहाशा कुर्बानियों के बाद अब दहशतगर्द पाकिस्तान में बहुत हद तक कमज़ोर हो गए हैं। बहुत हद तक पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री बन चुका है और दहशतगर्दों के हमले कम हो चुके हैं, दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है। और क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली पूरी पाक फ़ौज और ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जिन्होंने किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे याद है जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब के साथ मेरा किया गया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़ियाउल हक बहुत मजबूत सदर पाकिस्तान थे, बहुत मजबूत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाड़ नहीं लगा सके। बाजवा साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और वो रास्ता जो दहशतगर्दों का खुला रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है, मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। वो बाड़ जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई गई, लेकिन फिर भी पसपा होते दहशतगर्द पाकिस्तान के जवानों पर हमले करते रहते हैं, और जिसमें हमारे जवान बहादुरी से अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ऐसा ही एक सपूत पाकिस्तान का फ़ख्र आज अपनी जान का नजराना उसने पेश किया। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, जिसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कोर्स 137 लॉन्ग कोर्स बनता है इनका, इन्होंने आज जामे शहादत नोश की। हमें फ़ख्र है हमें अपने शहीदों पे। और लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद का घराना, शहीदों का घराना, इकलौते बेटे थे अपनी वालदा के। इनके वालिद पुलिस में थे, वो भी मुल्क की सरबुलंदी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने जामे शहादत नोश किया था। बड़े टैलेंटेड ऑफिसर थे नासिर हुसैन, और इन्हीं जैसे टैलेंटेड ऑफिसर से पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से आज हम दुश्मन से भी बेखौफ होकर तरक्की की जानिब गामज़न है। हमारी कौम बड़ा फ़ख्र महसूस करती है, और जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं, इन जैसे बड़े बहादुर और डिसेंट ऑफिसर्स ही हैं जिनकी वजह से ये मुल्क दहशतगर्दों से महफूज होता जा रहा है। रॉयल मिलिट्री एकेडमी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और आज दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, IED ब्लास्ट हुआ, देसी IED बनाई गई थी जो कि रोड के पास रखी गई नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। और ये हम दुआगो हैं और हमें फ़ख्र है अपने शहीदों पे। हमारी पाक फ़ौज और हमारे सिक्योरिटी इदारों के हौसले हमेशा सर बुलंद रहेंगे। तो सल्यूट हमारे शहीदों को, शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन को, उनके वालिद को, उनकी वालदा को, कि वो बड़े फ़ख्र से अपने पहले खामंद की शहादत पेश की और फिर इकलौते बेटे की। बड़ा हौसला चाहिए होता है और पाकिस्तान की माओं में वो हौसला है। बढ़ेंगे अपने आज के प्रोग्राम की जानिब। सबसे बड़ा जो ख़बर थी वो कल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात थी आसिफ जरदारी साहब के साथ। उस मुलाकात के बाद लग ये रहा था कि अपोजिशन फ्रंट फुट पे खेलेगी, और वो नज़र आई। अगले दिन यानी आज के दिन रहबर कमेटी का इजलास बुलाया गया। अब 20 सितंबर को APC बुलाने पर इत्तफाक हुआ। APC फैसला करेगी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हिकमत अमली क्या होगी। क्या एहतजाज किए जाएंगे, धरने दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किए जाएंगे, या इन हाउस तब्दीली की बात की जाएगी। जो भी मुशावरत होगी वो APC के बाद ही सामने आएगी। तो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल पसे पर्दा थे, वो नेशनल असम्बली के फ्लोर पे भी नहीं आ रहे थे, वो मीडिया के सामने भी बड़ा कम आ रहे थे जब से वो पाकिस्तान आए। कोरोना की वजह से भी एक वजह हो सकती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले सीधा कराची गए, और कराची में उनकी मुलाकात आसिफ जरदारी साहब से हुई, क्योंकि
पीपल्स पार्टी के जो बड़े फैसले और अहम फैसले होते हैं वो आसिफ जरदारी साहब ही करते हैं। सो ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मुलाकात बिलावल और शहबाज शरीफ की जो पिछली मुलाकात थी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इस मुलाकात का इम्पैक्ट हमें नज़र आ गया रहबर कमेटी की सूरत में। अब APC के बाद क्या होगा, क्या अपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगी और क्या अपोजिशन एक मुश्तरका ऐसा लाहेमल बना पाएगी जिस लाहेमल पर अमल करते हुए अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने अल जज़ीरा TV को दिया जिसमें उन्होंने मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है इस हवाले से बात की और तीसरा मुल्क में फिर वही करप्शन की बात हुई, अपोजिशन के एहतसाब की बात हुई, उस पर भी हम बात करेंगे और साथ में हम कराची की तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान साहब उम्मीद थी कि कल जुमे के रोज़ कराची जाएंगे लेकिन अब वो नहीं जा रहे। शहबाज गिल साहब के एक ट्वीट से पता चला है कि इमरान खान अब हफ्ते वाले दिन कराची जाएंगे। जैसे मुझे पता लगा ऐसे ही वज़ीर आला सिंध को भी पता लगा है कि एक ट्वीट के ज़रिए वज़ीर आला सिंध तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हफ्ते वाले दिन कराची आएंगे। रिवायत तो ये है और कानूनी तकाज़े भी यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब जाते हैं किसी सरकारी दौरे पे वो बाउंड नहीं है लेकिन उन्हें बताना चाहिए मुतलका चीफ़ एग्जीक्यूटिव को, चीफ़ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस, किसी भी प्रोविंस में अगर वो जा रहे हैं। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को नहीं बताया गया और ना ही उन्हें बुलाया गया कि प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल क्या है, किस तरह वो वहाँ पर अपना मुसरफियत का दिन उनका गुजरेगा, क्या प्लान्स होंगे, उन्हें नहीं बताया। क्योंकि हम तवक्को कर रहे थे कि वज़ीर आज़म का जो दौरा होगा ये गैर सियासी दौरा होगा क्योंकि अगर लुटे हुए कराची के बासियों को, क्योंकि उनका सामान बह गया, लुटे हुए हैं, गाड़ियाँ बह गई, लुटे हुए हैं, बिजली के बगैर रह रहे हैं, लुटे हुए हैं और अच्छा डिफेंस वाले और अपर क्लास और बड़ी सोसाइटियों के लोग भी और कच्ची आबादियों के लोग भी, उन दोनों की ज़िंदगी एक जैसी हो गई। तो मेरे ख़्याल में कराची के मजबूर और बेहद मजबूर और मैं तो बड़ी माज़रत के साथ उनको मज़लूम कहूँगा, कराची की मज़लूम आवाम के साथ अब सियासत नहीं करनी चाहिए। कम से कम इमरान खान साहब को तो नहीं करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वोट वहाँ से उन्होंने लिया। लेकिन इमरान खान साहब आज की डेट तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसकी जानिब से करस्पॉन्डेंस हो रही है, जिस तरह ट्वीट्स के ज़रिए बताया जा रहा है, लग यही रहा है कि इमरान खान साहब भी सियासत कर रहे हैं, चाहते या ना चाहते हुए। अब ये तो खुदा जानता है या वो खुद जानते हैं। तो इस पर बात करने के लिए अगर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फिल्म नकवी साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मेहनती कारकुन भी हैं। फिरदौस भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अगर ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि कराची में जो बंदा बैठा है, तो अगर का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि DSNG पहुँची या नहीं पहुँची, इंटरनेट कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे आजिज़ धामरा साहब, सेनेटर हैं। आजिज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिरदौस भाई मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन ले लूँगा PMLN से, इमरान खान साहब का जो सर दौरा है कराची का, उसके बाद मैं तो अपोजिशन पे जाऊँगा। सर ये बता दीजिए कि मुराद अली शाह साहब, मैं अभी सुन के आ रहा हूँ, वो कह रहे थे कि उनको ट्वीट के ज़रिए पता लगा है कि प्लान में कोई तब्दीली हुई है कि वो जुमे की बजाय अब हफ्ते वाले दिन कराची जाएंगे। तो सर मैं तो ये समझता हूँ, मेरी नाकिस अकल तो ये मुझे बताती है कि वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ऑफिस को बताना चाहिए, वज़ीर आला ऑफिस को, जहाँ वो जा रहे हैं, जिस भी सूबे में जा रहे हैं, कि हमारा ये प्लान होगा, ये मसरूफियत होगी। क्या सब को प्लान शेयर नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया सर? फिरदौस साहब मुझसे सवाल है, आपने कहा था निहाल हाशमी के बाद। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रल ओपिनियन निहाल हाशमी साहब से लूंगा। आजिज़ धामरा साहब तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे ना। देखिए, पहली चीज जहां तक मुझे पता है, जी जी, थिंग्स आर गुड, हालात अच्छे नहीं है। जो मुत्तफ़िका एक्शन प्लान बन रहा था जी, उसके ऊपर शायद इत्तफाक नहीं, और इसी वजह से दौरा मुलतवी किया था। और जब तक ये बात मुत्तफिक नहीं होगी और कोई नतीजा खेज नहीं होगी, उस वक्त तक इमरान खान साहब अपनी मशावरत के लिए इस्लामाबाद में रह के सिंध हुकूमत के अरकान के साथ उसको शरीक करते रहेंगे। और जब वो तय हो जाएगा तभी कराची को खुशखबरी मिलेगी। बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं इसके अंदर। ये अपनी जगह दुरुस्त है बात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि कराची को हर मुमकिन कोशिश करके रिलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन दूसरी तरह वो जिस तरह कूड़ा नालों में फेंकता है जी,
नहीं चाहती कि पैसे भी फेंके जाए। और वफाक क्या हिस्सा डालेगा, यानी पैसे सूबा नालों क्या में हिस्सा फेंके जाए, डालेगा। यानी पैसे नालों में फेंके जाए, मतलब समझा नहीं मैं। सर वो मैं आपको समझा दूंगा कि आप कराची को देख लीजिए, और जो पिछले 10 साल में बजट लगा है पूरे सिंध के अंदर, वो यही हुआ होगा। मुझे तो कहीं नजर आया नहीं। अगर नजर आया है तो दिखा दीजिए, वो अजीज जामरा साहब पूरी दास्तान सुना देंगे। लेकिन इस नाचीज की राय में, जब ये कराची में कूड़ा उठता नहीं देखता, और मैं वो लंथरानी जो मेरा पूरी आपके प्रोग्रामों में कई दफा कर चुका हूँ, जी वो आज के प्रोग्राम नहीं करना चाहता। आपने जो सवाल पूछा था उस पे रहते हुए मेरे पास जो अपडेट है वो यही है प्राइम मिनिस्टर साहब कि क्या हफ्ते को जा रहे हैं सर? एक कराची चलाया कैसे जाएगा, पूरे ये प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारियां और उसकी रिव्यू किस तरह होगी। अथॉरिटी में हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर टाइम लैप्स कर रहा होगा तो कौन फैसला करेगा। जिससे कि माजी के भी जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक कोई एक प्रोजेक्ट ऑन स्केड्यूल नहीं है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे। नहीं फिरदौस भाई, एक और चीज फिरदौस भाई, बड़ी माजरत, एक चीज ऐड कर लीजिए। मतलब कराची के किसी बासी को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। उसका कंसर्न ये है कि बिजली कब आएगी। बारिशों को गए 4 रोज गुजर गए, पानी आज भी खड़ा है, सीवरेज लाइन बंद है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। मतलब ये मसले तब हल होंगे जब आप लोगों की सियासत हल होगी। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी सर। नहीं देखिए, पहली चीज यही मसला है कि एक शहर है 2 करोड़ की आबादी का, क्या उसके मसाइल उस वक्त हल होंगे जब वजीर आजम ना आएंगे, या एक शहर के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि माना कि बारिश बहुत ज्यादा थी, माना कि ये बारिश 50 साल का रिकॉर्ड तोड़े हुए थी या 80 साल का रिकॉर्ड तोड़े हुए थी, 86 साल, लेकिन इस बारिश के पानी तबाही कारियां एक शहर को वापस नॉर्मल लाने में, पानी निकालने में, मच्छरों का स्प्रे करने में, सड़कों के ऊपर जो है दोबारा से पैच वर्क करने में, और उन सड़कों में जहां इस वक्त रबल पड़ी हुई है, जो बह के आई है, जो मिट्टी नालों से निकल के आई है, जो कूड़ा निकल के आया है, जो ताफुन फैल रहा है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए कौन सा इदारा करेगा। इसके लिए एनडीएमए को या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को या 5th कोर को लाया जाए, या सिंध हुकूमत के वो महकमे जिनका काम है सिंध सॉलिड वेस्ट, कराची वाटर सीवरेज, सिंध के महकमे को काम करना चाहिए सर। मुझे आगे बढ़ना है। फिरदौस भाई जल्दी से ये बता दीजिए, 2 पॉइंट्स मैंने पूछे थे। एक, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या आप सैटरडे को आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये कंफर्म कर दीजिए 2 लफ्जों में सर। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब को मुतलका वजीर आला को या मुराद अली शाह साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए था या नहीं, ये भी बता दें ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूं सर। मैं ये समझता हूं कि ब्लू बुक के तहत जब भी प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं वो इन्फॉर्म होते हैं, और हर दफा कुछ इस किस्म का प्रोटोकॉल तय होता है कि अगर वजीर आला साहब रिसीव करने जाएंगे तो उनके लिए टाइम रखा गया है, वो प्रोटोकॉल शो करेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो उनका वो स्लॉट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक वजीर आला साहब जिस तरीके से माजी में बिहेव करते रहे हैं और जो ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं और उनकी पार्टी इस्तेमाल करती रही है, तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद इंसान को अपनी बेइज्जती ऐसे लोगों के हाथों में करानी चाहिए। वजीर आलम सैटरडे को जा रहे हैं या नहीं जा रहे सर, ये कंफर्म हो चुका है आपको? प्राइम मिनिस्टर कराची, अभी तक मेरे पास यही इंडिकेटर है कि वजीर आजम साहब सैटरडे को कराची आएंगे। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशिम साहब, एक न्यूट्रल ओपिनियन चाहूंगा सर आपसे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कराची जाते हैं सर, गवर्नर साहब तो साथ नजर आते हैं, वजीर आला साहब की दूरी होती है। अब कराची क्योंकि बड़ा एक नेशनल इशू बन चुका है सबके लिए, इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है सर, खदशात नहीं है। अभी तक वजीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि उनको बताया नहीं गया, एक ट्वीट के जरिए सहाफ़ी बता रहे हैं कि ट्वीट आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर जुमे की बजाय अब सैटरडे को जाएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम आइन और क़ानून के पैरामीटर्स में रहते हुए, अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें, तो जो आइन और क़ानून कहता है उसके मुताबिक 2 गवर्नमेंट अगर आपस में मिलना चाहती है आवाम की बेहतरी के लिए, बल्कि कराची में 3 गवर्नमेंट, एक हमारे जो शहरी गवर्नमेंट है,
जिसे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज भी किया। पूरी दुनिया के मेयर्स के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, बहुत सारे ज़राए होते हैं, मगर बदकिस्मती से कराची का जो म्यूनसिपल हदूद है उस पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट होता रहा है। सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट हो वो भी हमारे शहर के हाकिम के पास होना चाहिए, वाटर बोर्ड भी हमारे हाकिम के पास होना चाहिए, या कराची बिल्डिंग कंट्रोल है वो भी हमारे, मगर वो नहीं, वो एक तरफ। मगर दूसरी तरफ ये ट्रैक रिकॉर्ड भी हमने देखा है कि जब दो हुकूमत मिले, गवर्नर साहब से मिलेंगे, गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे हैं। अगर आपने सूबों को ऑन बोर्ड लेना है तो आपने वज़ीर पाकिस्तान के अवाम के खातिर, कराची के मुसीबत ज़्यादा लोगों के खातिर आपको आगे बढ़ के, आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप सिंध गवर्नमेंट को इंटीमेट करें, आप सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें। अगर ये इख्तियारात की जंग होती रही कि हम करेंगे या तुम करोगे, तो सफरिंग तो हम हैं। मैंने भैंसों की लड़ाई में या हाथी की लड़ाई में बेचारे मेढक मारे जाते हैं, और आप जो हाल हुआ है कराची का, बहुत देर हो चुका है। आप अपने अनाज से, अपनी एरोगेंसी से अगर बाहर निकलेंगे तो ज़रूरत है। बल्कि उल्टा ये हुआ कि कराची की बिजली की बिल बढ़ा दी गई, उल्टा ये हुआ कि कराची में CBC ने कराची के DHA के जो लोग थे उनके खिलाफ FIR कटवा दी। ये उल्टा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अपने अना के खोल से बाहर निकल करके पाकिस्तान के अवाम की खातिर आ जाएं, कराची के लोगों के खातिर आ जाए, मुसीबत ज़्यादा लोगों के खातिर आ तो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना, निहाल हाशिम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो उस मकसद के लिए कराची आ रहे हैं सर। देखिए, मगर ये जो डोमेन है ना, मैंने आपको कहा कि हु टू ऑपरेट कराची, कराची विल बी ऑपरेट बाय द कराचाइट्स। कराचाइट्स के जो इदारे हैं उन इदारों को आप इस्तेहकाम दें, उनको मजबूत करें, इसको स्ट्रेंथन करें। आइन और देखिए, हम वफाक में अगर मुदाखलत नहीं कर रहे तो वफाक सूबे में ना करे, सूबा कराची में मुदाखलत ना करे। अब होता ही है कि हम अपने डोमेन से निकल करके दूसरे के डोमेन में जाके खेलते हैं। हमें उन इदारों को पाबंद करना है कि जिन इदारों को जिस काम के लिए बनाया गया वो इदारे अपने काम सरंजाम दें। बिल्कुल, तो फिर NDMA को भी नहीं आने की जरूरत है। हर इदारे मजबूती से, सख्ती से अपने काम को 100% करें। गॉट द पॉइंट सर, इदारे काम करेंगे तभी दूसरों को मुदाखलत की जरूरत नहीं पेश आएगी। आजिज भाई, एक तो पॉइंट उठाया है निहाल हाशिम साहब ने, क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इनका ये कहना है, क्योंकि ये कराची से भी हैं, कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची को स्ट्रेंथन नहीं किया, मेयर कराची को स्ट्रेंथन नहीं किया, कराची के जो इदारे थे उनको इंडिपेंडेंट नहीं किया कराची के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है कराची के साथ, तभी कराची के हालात बेहतर नहीं हुए। एक पॉइंट। दूसरा, फिरदौस भाई ये कह रहे हैं कि माजी में जो ज़बान पीपल्स पार्टी या वज़ीर आला सिंध इस्तेमाल करते रहे हैं, वो इस बात का तकाजा है कि शायद उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, हालात अच्छे नहीं हैं, मुत्तफिक नहीं हो पा रहे आप लोगों के बिहेवियर की वजह से सर, कराची के मसले को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ से ये इल्जाम पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि वो उनकी जुबान शाइस्ता नहीं है और उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी ऐसी है कि उनसे बातचीत नहीं कर सकते, और फिरदौस शमीम नकवी साहब के मुंह से ये बात सुन के मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज आपका प्रोग्राम देखते हुए सब सारी कौम ने कान पकड़ लिए होंगे कि अगर PTI ये इल्जाम लगाए पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो मैं तो कहता हूँ फिर PTI की जो सियासत है या पॉलिसी है उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरी बात कि देखे, कराची के अवाम अब मुसीबत में है। कराची के अवाम चाहती है कि सूबाई गवर्नमेंट आगे आए, कराची की अवाम चाहती है कि फेडरल गवर्नमेंट आगे आए। देखिए, कराची की अवाम चाहती है कि उनको जो इलेक्शन लड़ने वाला जो बादशाह सलामत, जो कराची के अवाम को ये भाषण देते नहीं सकते कि मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। मेरे भाई, कराची के अवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बादशाह सलामत जुमेरात को आ रहे हैं, जुम्मे को आ रहे हैं या सैटरडे को आ रहे हैं। हमें ये भी सरोकार नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या अपने ही पार्टी के लोगों को दीदार करा के बादशाह सलामत दरबार लगा के और फिर वापस चले जाएंगे। कराची के अवाम आज भी चाहते हैं कि DHA के अवाम आज भी चाहते हैं कि ये जो पानी है, ये जो उस पे अखराजात लगेंगे वो तमाम गवर्नमेंटों को एक पेज पे आना चाहिए। मगर ये समझते हैं कि वज़ीर आला जब रिसीव करने जाएगा तब शेड्यूल बनेगा। तो ये हैरत है कि पाकिस्तान की सियासत में पहली मरतबा हम ये सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम बनने के इसलिए बनता है कि चीफ मिनिस्टर साहब अगर उन्हें रिसीव करेंगे तो प्रोग्राम बनेगा। इस पे भी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जोक है आज PTI की जानिब से आज के इस प्रोग्राम में। देखें, इससे पहले क्या हुआ था, एक वो नाकाम मंसूबा था। मैं दे रहा हूँ फिरदौस भाई, आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब थोड़ा सब्र करें, आपकी तरह मुझे भी बात करनी आती है, मैं आपको आपसे ज्यादा मगर बात सुनो, आपकी उम्र के लिहाज से मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, वरना मैं आपको बात करने नहीं दूंगा इस प्रोग्राम में।
कंफर्मेशन के बाद वो नहीं आते। तो प्लीज बात अगर आप सही करेंगे तो नहीं फिरदौस भाई, अब मैं आपको आपके टाइम पे मुझे आजिज भाई को कंप्लीट कर लेते, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सर। चलो मैं सिलेक्टेड बादशाह सलामत की बात नहीं करता, नाराज हो गए फिरदौस शमीम नकवी साहब, हालांकि वो कराची से हल्का इंतखाब रहा है उनका। अच्छा, मैं एक दूसरे शख्स की बात करता हूं जो सदर ममलकत है, जो 2 फुट पानी के लिए बोट लेके आए थे कराची के अंदर और जैकेट लेके आए थे, उस पे वो घूम रहे थे। वो बादशाह सलामत सेकंड जो है, वो सदर ममलकत जिन्होंने वोट लिए हैं कराची के अवाम को, उनको टार्च लेके कराची के अवाम ढूंढ रहे हैं, मगर वो मिल नहीं पा रहे हैं। उनको तो कहे कि अपने आजिज भाई मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मुझे याद है कि गुज़श्ता एक प्रोग्राम में जितने भी कराची से पीटीआई के मेंबर्स आए हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उन सब ने कहा है कि हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। कल खुर्रमशेर जमान थे मेरे साथ, वो भी कह रहे थे कि हम तैयार हैं, आए मिलके बैठिए, मुत्तफिका एक प्लान बनाया जाए ताकि कराची के मसले हल हों। भाई तो कौन मुत्तफिक नहीं हो रहा? हमने कब इनकार किया, मगर अभी आपके प्रोग्राम में ये मैसेज जा रहा है कौम को कि जब बादशाह सलामत आएंगे, उनको अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ने रिसीव नहीं किया तो वो नहीं जाएंगे। आप उनको दावत दिए आपने? आप इस प्रोग्राम में ये बता सकने की पोजीशन में हैं कि शेड्यूल में चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात रखी हुई है या नहीं रखी हुई है? क्योंकि बादशाह सलामत के एक्चुअल प्रोग्राम का फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी पता नहीं होगा। एक पीटीआई खबरनामा पीटीआई है जो आपके प्रोग्राम में बैठी है, एक बनी गाला की पीटीआई है जिसको इनका भी पता नहीं होता। मैं आपको एक दूसरी मिसाल देना चाहता हूँ। देखें, एक प्रोग्राम था बीआरटी इनका मंसूबा, जो इनके ही चीफ मिनिस्टर ने जब एक इन्वेस्टिगेशन टीम रखी तो उन्होंने कहा 7 अरब रुपए करप्शन हुई है और उस प्रोग्राम में ये छुपे हुए हैं स्टे ऑर्डर पे। शिबली फराज ने 4 दिन पहले कहा कि ये नाकाम मंसूबा है, मगर बेचारे बादशाह सलामत को ट्रक की बत्ती के पीछे चलाया गया और नाकाम मंसूबे का इफ्तिताह कराया गया। आज कोई बस जल रही है किसी, और उनके जो छतें हैं वो पानी में बह रही हैं। तो बादशाह सलामत आए या नहीं आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम उनका दीदार टीवी पे कर देते हैं। कराची के अवाम कराची को ओनरशिप दें, सिंध गवर्नमेंट के साथ कराची को ओनरशिप मिलनी चाहिए। फिरदौस भाई मुझे ब्रेक लेने दें, क्योंकि मैं जरा जल्दी ब्रेक ले रहा हूं 2 मिनट पहले, ताकि आप तफसीली जवाब दे सकें ब्रेक के बाद। यार वेलकम बैक। फिरदौस भाई, मेरा सवाल ये है, जो बातें आजिज भाई ने की उनका रिस्पांस आप जरूर करिएगा, लेकिन एडिशनल सवाल भी ले लीजिए। सर, कराची के हालात सिर्फ वफाक के चाहने पे तो बेहतर नहीं हो सकते। वफाक को सिंध गवर्नमेंट को एतमाद में लेना होगा, साथ लेके चलना होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि चीफ मिनिस्टर सिंध मीडिया के सामने बैठ के पूरा पाकिस्तान देख और सुन रहा होता है, वो इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर साहब कब आएंगे, मुझे नहीं पता कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या है, मुझे नहीं पता कि वफाक किस तरह काम करेगा। मतलब उनको तो आप सर लूप में लेते ही नहीं, ये तो वो खुद बता रहे हैं सबके सामने आके। तो जब चीफ मिनिस्टर को ही आप अपने साथ नहीं शामिल रखेंगे, प्लान का हिस्सा नहीं बनाएंगे कराची को बेहतर करने के लिए, तो कैसे बेहतर करेंगे आप कराची सर? अच्छा अदनान भाई जी, पहले मैं अजीज दाना को, बाद में आपका जवाब। जी जी जी। जो बात मैंने कही थी कि एक कावानीन की किताब है जो वीआईपी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जिसे ब्लू बुक कहा जाता है। ब्लू बुक की रिक्वायरमेंट के तहत जब भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी जगह जा रहे हैं तो उस जगह का जो भी हाकिम है उसको बता दिया जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है जी। जब वो फिक्स होगा प्रोग्राम, वो इन्फॉर्म किया जाएगा। और फिर जब कोई बड़ी शख्सियत आपके शहर में आती है तो आप उसको वेलकम करने पहुंचते हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो आप एक पैगाम दे रहे हैं कि आई डू नॉट वेलकम यू इन माय सिटी और इन माय प्रोविंस, अपने सूबे में, और मैं आपको खुशामदीद नहीं कहता। और वो जवाब मैं उनको दे रहा था जो उन्होंने दूसरी तरफ लेके गए। आपके सवाल का जवाब कितनी मासूम ये शख्सियत है जिसका नाम मुराद अली शाह है, कि इस बेचारे मासूम भोले वजीर आला, जिसके जनरल एनडीएमए के जनरल आते हैं, नालों की सफाई के लिए बातचीत होती है, उसके बाद वो ये हुक्म देते हैं, एक सादिर करते हैं कि मैं अपने इख्तियारात किसी को नहीं दूंगा। उनको से तो कोई बात ही नहीं हुई। जब कोई बात ही नहीं हुई तो कौन उनके इख्तियारात ले रहा था जिसकी वो बात कर रहे थे? उन्होंने फिर कहा कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर के नाम तजवीज़ किए जा सकते हैं, लेकिन लगाने का इख्तियार मेरा है। किसी ने उनको नाम तजवीज़ ही नहीं किया।
से कोई बातचीत तो नहीं हुई, तो उनको क्यों ये जुमला देने की जरूरत? फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम वफाक की तरफ से जो भी इमदाद का पैकेज आएगा उसको वेलकम करेंगे। तो वो उन्होंने कैसे किए कहा, जबकि वफाक ने तो कोई पैकेज दिया ही नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं। तो कराची के शहरी इतने मासूम और भोले नहीं है जितना भोला चीफ मिनिस्टर है। और ये भोला चीफ मिनिस्टर, जिसको जो अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ के प्रोग्राम में नहीं करूँगा, उसने 12 साल में इस सूबे को जितनी बुरी तरह तबाह किया है। आज 2 साल पहले के निहाल हाशमी साहब के प्रोग्राम ले लें, जिसमें मैं और वो दोनों साथ हैं, तो हम दोनों मिलके सूबा सिंध का नोहा पढ़ते थे। और निहाल हाशमी साहब इतने जीदार आदमी जरूर हैं कि वो ये बात मानेंगे कि ठीक है, सियासी तौर पे आज वो जरूर अलाइन है या उनका कॉमन कॉज हो सकता है, लेकिन शहर कराची की तबाही और सूबा सिंध की तबाही इससे साबित नहीं हो सकेगी कि बीआरटी में क्या हुआ था। बीआरटी भी पेशावर वाले जाने, बीआरटी के अंदर इंक्वायरी नैब जाने। मुझे आज कराची का सुनना, मुझे वो वजीर आला बता दे कि सुरजानी टाउन से पानी कब खारिज हो जाएगा। मुझे ये बता दे कि जो लोगों को वो गुजर नाले और दूसरे नालों से तजावुज़ात तोड़ रहे हैं उनको मुतबादिल घर कब देगा। मुझे ये बता दे कि कराची सर्कुलर रेलवे के जो 4644 खानदान को 2009 से लेके 2020 तक उन्होंने घर नहीं दिए, जब आज वो उनको हटाने जाएंगे सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुकम्मल करने, उनको कहां और किस जगह छत देंगे। ये बता दें कि कराची के अंदर क्यों बगैर ट्रीटमेंट के सारा गंदा पानी सुपंदर में डाला जाता है। मुझे ये बता दें कि इस शहर की पानी की जरूरियात सिंध हुकूमत कब पूरी कर देगी। सिंध हुकूमत को एनएफसी अवार्ड के तहत पैसे मिलते हैं, जो आज से 8 साल पहले 3 अरब रुपए थे, आज वो 1300 अरब रुपए मिलते हैं। लेकिन वो क्या 1300 अरब रुपए मिले सर? ये भी एक सवाल है फिरदौस भाई। बहुत सारे तो आप पॉइंट्स उठा गए, हर एक पे सवाल बनता था आपसे। क्या वो एनएफसी के पूरे पैसे मिल गए सिंध को? आप ये बात टीवी पर कह सकते हैं सर? पहले इसका भी जवाब ले लेना। मैं तो कह रहा हूं जितने मिले हैं। नहीं, आपने कहा सारा शेयर मिल गया ना सर, 1300 अरब तो दे दिया आपने। नहीं, अबे आप सुनते जाए। 5 साल इनकी अपनी हुकूमत थी, 5 साल इनके पार्टनर की हुकूमत थी, जिनके आप फर्स्ट कजन्स हो गए। ये 2 साल से पीटीआई ने जो कम दिए हैं उसके वो मंसूबे बता दें कि हमने ये मंसूबे कम कर दिए। बाकी 10 साल का तो हिसाब दे दो। फिरदौस भाई, ये तो माजी की बात है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। इसका लीजिए एहतसाब सर, करिए एहतसाब इसका बैठ के। अब मसला ये है कि कराची पे आप लोग इकट्ठे होना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या चीफ मिनिस्टर को, सिंध गवर्नमेंट को एक टेबल पर बिठाया सर? वो प्राइम मिनिस्टर है सर, आप और मैं या मुराद अली शाह साहब नहीं है, आजिज धामरा नहीं है, निहाल हाशमी साहब नहीं है सर। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो आगे बढ़े और सिंध गवर्नमेंट को, कराची वालों को साथ लेके चलें सर। ये था पॉइंट मेरा सर। अच्छा जी, मैं इसका भी जवाब ले लीजिए, फिर आप उनके पास। वजीर आजम साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई वफाक की नुमाइंदगी करते हुए जी। क्या वो 3 रुकनी कमेटी उनके साथ बैठी या नहीं बैठी? क्या वजीर आजम को बैठने की जरूरत है? आर दे इक्वल्स? क्या वो बराबर का ओहदा रखते हैं? क्या 3 वफाकी वजीर उनके पास मिलने जाते हैं, वो कम है? क्या वो बादशाह सलामत के क्या कोई डबल है, वो शहंशाह है? जो वो ये एक्सपेक्टेशन, वजीर आजम ने तो अपने नुमाइंदे भेजे, उनके घर भेजे, उनको इस्लामाबाद भी नहीं बुलाया। उन वज़रा को इस्लामाबाद से कराची भेजा है कि जाओ बात करो, और मीटिंगें हुई हैं। और आप क्या चाहते हैं कि वजीर आजम क्या करे? निहाल साहब, मुझे इजाजत चाहिए, मैं आजिज साहब की जानिब जाना चाहूंगा। टर्न आपकी है सर, मैं इजाजत लेना चाहता हूं सर। निहाल साहब सिर्फ 2 मिनट दे दें सर। आजिज भाई, आपके पॉइंट्स क्लियर कर दिए, जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स कर दें, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है सर। ये मुझसे सवाल है? जी जी जी, फिरदौस साहब ने तो सारे पॉइंट्स रख दिए, 3 रुकनी कमेटी बना दी, 12 साल की परफॉर्मेंस आप लोगों से मांग ली सर। कुछ तो आप भी जवाब दे दें सर, जल्दी से। देखिए, अगर आप 1 मिनट में मुझसे रिस्पांस चाहेंगे तो मुमकिन नहीं होगा। अभी आपने 6ठी जमात का पूरी सबक जो है वो सुनी है इनसे। मसला ये है कि ये सारी पुरानी कहानियां, तोता कहानियां, ये सारी कौम सुन चुकी है। आप ये बताएं कि इस बारिश के दौरान, इस बहरान के दौरान
और ये जो सुनामी के नारे लगाते थे इंसानी दुश्मनी के, आज कराची के अवाम उस सुनामी को मुंह दे रही है। ये जिम्मेदार है कि इन्होंने सुनामी की बातें की थी, इसलिए ये बताएं कि बारिश के दौरान, इस खतरनाक सूरत हाल के दौरान इनके पास पैकेज क्या है। ये तो ट्विटर पे बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, पर इसलिए मैंने कहा कि बादशाह सलामत को कहें कि आपकी शक्ल से कराची के अवाम, आप बारिश के हवाले से जवाब दें इस कौम को। आपके सदर ममलकत कहाँ है जो इसे कराची शहर वहां पर बैठे हैं? आपने कराची के लिए किया है इस बारिश के दौरान, वो जवाब दें आप। ये तोता कहानियां ये सुन चुकी है। निहाल भाई, गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। निहाल साहब क्या ये सर जल्दी से, क्योंकि मुझे अपोजिशन पे जाना है सर, क्या कराची इसी तरह इल्जाम तराशियों में लगा रहेगा या कराची को बताया जाएगा कि भाई कराची वालों के साथ इस गवर्नमेंट ने या इस पार्टी ने या इस शख्स ने ज्यादती की और अब कराची के लिए बेहतरी के लिए फलां बंदा काम करने जा रहा है? सिर्फ इल्जाम है सर दोनों तरफ से। निहाल साहब देखिए, बात यह है कि अगर काम करना चाहते हैं, वाकई हम कराची के लोग बड़े बड़े भोले हैं कि हमने 14 सीटें इनको दे दी। अगर काम कर रहे हैं तो पहले काम करें। इल्ज़ाम लगाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने परफॉर्मेंस बताया, क्या परफॉर्मेंस करें। किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती है अपनी जगह, मगर कराची के लोगों की खातिर आप परफॉर्म करें। लड़ाई बाद में कर दें। जो लोग डूब रहे हैं, डूबते हुए को पहले निकाला जाए, ना कि उसकी डूबने की तस्वीर बनाई जाए। जिनके घरों में अंधेरा है उनके घर में रोशनी लाया जाए, ना कि उनके घर पे उसकी फ़ोटो बनाया जाए कि जरा इनके घरों में अंधेरा है। जो महंगाई उसका खात्मा, जो सड़कें टूट गई, जहाँ पे आज सड़कों को भरने की बात है या सड़कों की फ़ोटो लेने की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लड़ाई झगड़े को एक साइड पे रख करके, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये लोगों की खिदमत का वक्त है। जो जिसके जो डोमेन में है वो अपने डोमेन के तहत आए और आकर के काम करे और कराची के लोगों को रिलीफ दे, वरना लोग इतने भी भोले नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निहाल साहब। आगे बढ़ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि आप खुद कराची में रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से मिले, उनका सर जो विजिट था वो कराची की सूरत हाल पर था या अपोजिशन के हवाले से था? फोकस था कि जरदारी साहब से मिलकर अपोजिशन अगला लाहेअमल तैयार करे? सर देखिए, एक तो क्रेडिट आप शहबाज शरीफ साहब को दें कि जब वो वजीर आला थे तो भी अपने सूबे के कहीं भी कोई आफत ज़दा इलाका हो तो सबसे पहले खुद जाते थे। पहला वर्कर मोहम्मद शहबाज शरीफ होता था। और आज जब सिंध में यह हुआ है तो हम वो सबसे पहले आए। ये कोई सियासत करनी नहीं है, बल्कि कराची के साथ जो हमारी मोहब्बत है, हमारी पार्टी की जो हमें वाबस्तगी है, उसके लिए भले हमें वोट की सियासत नहीं करनी है। यहाँ पे हमें सिर्फ बात करनी है लोगों की रिहेबिलिटेशन की। और दो बड़े लीडर, यकीनन आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर मुमलिकत रहे और शहबाज शरीफ साहब PMLN के सदर हैं, तो इनका आपस में मिलना मुल्क के लिए, कराची के लिए, सिंध के लोगों के मसाइल के हल करने के लिए है, ना कि सियासत करने के लिए। लोगों के मसाइल तभी हल होता है जब लोग आपस में मिल बैठते हैं, सर जोड़ते हैं, टेबल पे बैठते हैं, अफाम व तहसीम करते हैं, एक दूसरे की गलतियों से दरगुजर करते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो आए थे कराची के और सिंध के लोगों के साथ उनकी इजहार एक जहती के लिए, और यहाँ पे जो भी हुक्मरान जमात है उनको अपनी ताउन का यकीन दिलाने के लिए। कोई मंसूबा दिया आपकी तो आपकी पार्टी बड़ी, अगर वो काम करने पे कमर बस्ता हो तो। नहीं सर, आपकी पार्टी एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है ना, अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से, तो आपने कोई प्लान दिया कि कराची के हालात इस तरह बेहतर हो सकते हैं? बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कोई प्लान लेके गए कराची या सिर्फ विजिट करने ही गए थे? सर देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक सबसे एक बात की है कि बात सियासत बाद में होगी, आए बैठ करके हम कराची के लोगों के मसाइल को हल करने की बात करें। सिर्फ कराची, देखिए हम सियासत करते रहेंगे, सियासत करते हैं, सियासतदान है, तो यकीनन उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने तो टेलीविजन पे बरमला मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब को भी ये दावत दी कि आए। कब आएंगे आप कराची? जब लोगों के हालात और ख़राब होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बिजली ख़त्म हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी नहीं है कि बिजली उसको पुल कर सके, ऊपर से बिजली के बिल महंगे। अगर ये आफत ज़दा इलाका शहर करार दिया गया है तो यहाँ के टैक्स माफ होने चाहिए, बिजली के बिल बिल्कुल ठीक है, रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आदिल साहब, यहाँ अपोजिशन के हवाले से कमेंट कर दीजिए। पेट्रोल सस्ती कर दे। रैबर कमेटी के बाद अपोजिशन की APC होगी। क्या आपको लगता है अपोजिशन, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये मौलाना साहब के साथ मिलकर गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को टफ टाइम दे पाएगी? सर आजिज धामरा साहब, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, वो कोई भी आजिज धामरा साहब,
कोई भी हो, अगर अवाम की फलाह बहबूद के लिए जहां में बैठना है हम बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। आजिज धामला साहब, आपसे यही सवाल आपसे है सर, महंगाई के खिलाफ बात करना है, एपीसी के बाद क्या अपोजिशन टफ टाइम दे पाएगी इमरान खान साहब को, मौजूदा गवर्नमेंट को? आजिज साहब बैठेंगे, हम हर किसी के साथ बैठेंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए। आजिज साहब सर, देखें पहली बात तो जो बादशाह सलामत जो घबरा गए ना कराची आने से, वो तो वो आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं हफ्ते को। अरे भाई छोड़ दें, आ रहे हैं। वो तो शहबाज शरीफ के दौरे के बाद इतने घबरा गए हैं कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। ये सारे बैंड बाजे बजा रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी होगी बादशाह सलामत की, आएंगे नहीं आएंगे इनको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं। छोड़ दें इस बात को, वो तो ट्विटर पे आपको पता पड़ गया तो नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात अपोजिशन की जो आपने की है, देखें ये दीवार गिरने वाली है, ये गिरती हुई दीवार है। अपोजिशन ने 2 साल सब्र किया कि इस कौम को रिलीफ दें, हमारे खिलाफ जो आपको एहतसाब करना है वो करें। हमें आप सारी अपोजिशन को जेलों में डाल दें, हमें कोई परवाह नहीं। सारी लीडरशिप को आपने पहले भी डाला, अभी भी डाल दें, कोई परवाह नहीं। अवाम को रिलीफ दें। महंगाई, काश के आप सारी अपोजिशन को जेल में डाल देते और महंगाई जो है वो उसका भी खात्मा कर देते। तो आजिज भाई मैं अगर टू द पॉइंट क्लियर कर दें कि अपोजिशन इकट्ठी होगी, क्या इमरान खान साहब को घर भेज देगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी पीटीआई की, ये कह रहे हैं आप जी? क्या अपोजिशन इकट्ठी होकर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म कर देगी, आप ये कह रहे हैं? इमरान खान की हुकूमत जो माफिया हैं, जो वो खुद कह रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं आती, वो ही खत्म कर देंगे। अपोजिशन अवामी इश्यूज पे, उनके इश्यूज जो हैं उसको उजागर करने के लिए एक ज्वाइंट एपीसी होगी, उसके बाद का लाएमल भी होगा और इनकी चीखें फिर आप सुनना 20 तारीख के बाद आपके प्रोग्राम होंगे। ये पाकिस्तानी कौम भी यहीं पे है, हम और आप फिरदौस शमीम नकवी साहब 20 तारीख के बाद आप लोगों की चीखें निकलेंगी सर, आदिल साहब ये क्लेम कर रहे हैं सर। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद अपोजिशन फ्रंट फुट पे है सर। आपको पता है हमने तो पहले ही कहा हुआ है कि ना हम घबराते, और चीखें तो हमने निकलवाई हुई हैं जो चीख रहे हैं। कितनी दफा चीख रहे हैं मार्च का, कितने 2 साल से, सिवाय इसके कि ये सिलेक्टेड हैं, ये बादशाह सलामत हैं, इस किस्म के अलकाबात इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो काम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सुकून से कर रहे हैं। हमने जो डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह वो नजर आ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, डैम्स बनने शुरू हो गए, मुल्क के अंदर तो सोशल नेट आया हुआ है। जहां हमारी 2 कमजोरियां रही उसको हम मानने को तैयार है ना, कि हम महंगाई के जुर्म को उसको उतना कंट्रोल नहीं कर